पिछले कुछ समय से दुनिया भर में एआई आधारित चैट बॉक्स यानी कि चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, जो कि वर्तमान समय में माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत आता है। अब इस पूरे चैट जीपीटी को लेकर कई जानकार इसके पक्ष में खड़े हैं, जबकि कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये जो चैट जीपीटी जैसी एप्लीकेशन है, ये आगे चलकर जो इंसानों के रोजगार है, जो इंसानों की आजीविका है, उस पर खतरा उत्पन्न कर सकती है। तो ज़ाहिर तौर पर दुनिया भर में एआई के पक्ष और विपक्ष में एक डिबेट चलती दिखाई दे रही है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब दुनिया भर में इस तरह की डिबेट हो रही है। इससे पहले भी कई तरह की डिबेट की जाती रही हैं। एआई के महत्व और इसके जो विरोध हो सकते हैं, उन पर हमेशा लगातार बात की जाती रही है। लेकिन अब हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में मुख्य तौर पर बात की गई है कि किस तरह से दुनिया भर में एआई का उपयोग करते हुए पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और जलवायु परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम एआई और पर्यावरण के बीच जो संबंध हो सकता है, उस संबंध को समझने की कोशिश करेंगे और दुनिया भर में पर्यावरण को बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एआई का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, उस उपयोग पर भी बात करेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न जो होगा वो मेंस का होगा। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एआई और पर्यावरण के बीच जो संबंध मौजूद है, उस संबंध को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने बात की कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर एआई का जो अनुप्रयोग हो सकता है, एआई की जो एप्लीकेशन हो सकती है, उसको समझने के लिए एक रिपोर्ट को कमीशन किया गया था। इस रिपोर्ट में मुख्य तौर पर पर्यावरण के जो अलग-अलग पहलू हो सकते हैं, जो अलग-अलग डायमेंशंस हैं, जैसे कि कृषि हो गया, जल हो गया, ऊर्जा हो गया, परिवहन हो गया, इन तमाम क्षेत्रों में, इन तमाम सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, उसको समझने की कोशिश की गई थी। इस पूरी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर यह बताया गया कि यदि एआई का इस्तेमाल किया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में, तो हम साल 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 4% की कटौती कर सकते हैं। अब ये जो ग्रीन हाउस गैस में 4% की कटौती है, ये कटौती मुख्य तौर पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान द्वारा जो समग्र तौर पर उत्सर्जन किया जाता है, उस उत्सर्जन के बराबर है। यानी ज़ाहिर तौर पर यदि हम एआई का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके माध्यम से दुनिया भर में हम कार्बन उत्सर्जन में भारी मात्रा में कटौती कर सकते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में दुनिया भर में जो एआई का उपयोग किया जा रहा है, उसके कई उदाहरण भी पेश किए गए हैं, कई एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जिन एग्जाम्पल्स पर, जिन एप्लीकेशंस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि ज़ाहिर तौर पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एक महत्वपूर्ण तकनीक है, एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक को हमें मानवीय प्रयासों के पूरक के तौर पर ही देखना चाहिए। हमें इसको मानवीय प्रयासों के प्रतिस्थापन के तौर पर, रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यदि हमें पर्यावरण को हो रहे नुकसान को कम करना है, तो इसके लिए मानवीय जो प्रयास हैं, जो ह्यूमन जो प्रयास हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये तो संबंध की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन पर बात करते हैं कि यानी दुनिया भर में पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वृक्षों को बचाने में, पेड़ों को बचाने में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पेड़ों की बात करें तो दुनिया भर में जो पेड़ों की कटाई हो रही है, और पेड़ों की कटाई की वजह से जंगलों में जो भूमि परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वो जो तमाम कारक हैं, वो जो उत्सर्जन होता है, उस उत्सर्जन के लिए 10% तक जिम्मेदार माने जाते हैं। यानी कि इन तमाम गतिविधियों की वजह से जो हमारा वातावरण है, उसमें तकरीबन 10% CO2 का उत्सर्जन होता है। वो कैसे होता है? तो वो इस तरह से होता है कि जो हमारे पेड़ हैं, वो CO2 को बहुत भारी मात्रा में अवशोषित करते हैं और उसको अपने पास स्टोर करके रखते हैं, अपने पास एकत्र करके रखते हैं। लेकिन जब दुनिया भर में पेड़ों की कटाई होती है, तो पेड़ों को काटने की वजह से उनमें जो CO2 मौजूद है,
वो CO2 बाहर निकल जाता है, वातावरण में आ जाता है और इसकी वजह से हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो प्रभावित होता है। तो ऐसे में इसका प्रभाव हमें खुद पर देखने को मिलता है। लेकिन दुनिया भर में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है रेन फॉरेस्ट कनेक्शन। तो ये जो संगठन है, ये संगठन मुख्य तौर पर AI आधारित ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जिसके माध्यम से पेड़ों की कटाई को रोका जा सकता है। कैसे, क्या होता है इस तकनीक में? तो इस तकनीक में मुख्य तौर पर जो पेड़ हैं, उन पेड़ों में सेंसर को जोड़ दिया जाता है और वो जो सेंसर होता है वो आसपास की ध्वनि का विश्लेषण करता है। आसपास की ध्वनि को एकत्र करने के बाद उसका जो डेटा है, उस डेटा को क्लाउड पर स्टोर किया जाता है और कुछ मशीन एल्गोरिदम्स के जरिए उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है और इसके आधार पर यह तय करने की कोशिश की जाती है कि उस पूरे पेड़ के आसपास कोई नुकसानदायक आवाज तो मौजूद नहीं है। नुकसानदायक आवाज मतलब ऐसी आवाज जैसे कि पेड़ को काटने की आवाज हो गई या फिर आसपास से किसी ट्रक के गुजरने की आवाज हो गई, क्योंकि पेड़ों को जो लेके जाया जाएगा काटने के बाद वो ट्रक पर ले जाया जाएगा। तो ऐसे में इन तमाम चीज जो आवाजें हैं, इन आवाजों को कैप्चर करने की कोशिश की जाती है, उनका पता लगाने की कोशिश की जाती है और जब ये पता लग जाता है कि आसपास किसी पेड़ को काटा जा रहा है, तो इसके बाद जो AI मेथड है वो अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से उससे संबंधित जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको संदेश भी भेज देता है। तो ऐसे में इसके माध्यम से पेड़ों की कटाई को आसानी से रोका जा सकता है और इस रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि दुनिया भर में इसके माध्यम से वनों की कटाई को व्यापक स्तर पर रोका जा सकता है और इसके उपयोग से साल 2030 तक 29 गीगाटन उत्सर्जन पर भी लगाम लगाई जा सकती है। तो ये तो पेड़ों की कटाई में इसके उपयोग की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्टील के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में AI का इस्तेमाल किस तरह से होता है। तो जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जो निर्माण क्षेत्र है, उसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है स्टील और दूसरा कंपोनेंट है सीमेंट। तो इन दोनों ही कंपोनेंट को कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो दोनों क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र भारी मात्रा में CO2 का उत्सर्जन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। तो ऐसे में इसी वजह से हमेशा से ही कई जानकारों द्वारा स्टील सेक्टर को, इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसको नियमित करने की बात की जाती रही है। इसमें भी जो स्टील सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो विनिर्माण सेक्टर से बहुत सारा कार्बन उत्सर्जन होता है, उस उत्सर्जन में जो 1/4 हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी तो केवल स्टील सेक्टर की है और इसी वजह से, स्टील सेक्टर की वजह से हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत व्यापक स्तर पर प्रभावित होता है। इसी को रोकने के लिए अमेरिका की एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है फेरो लैब्स। इस कंपनी ने AI पर आधारित एक मॉडल विकसित किया है, एक ऐप विकसित किया है और उसी ऐप का इस्तेमाल करते हुए खनन क्षेत्र में, स्टील क्षेत्र में जो उत्सर्जन होता है उसको रोकने की कोशिश की जाती है। कैसे की जाती है? तो इसके माध्यम से जो स्टील सेक्टर है, जो स्टील फैक्ट्रीज हैं, वहां ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि खनन का कितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और फिर उसके बाद जो डेटा मौजूद होता है, उस डेटा के आधार पर ये सिफारिश देता है कि कितनी ज्यादा सामग्री इस्तेमाल होनी चाहिए, कितना ज्यादा खनन सामग्री इस्तेमाल होनी चाहिए, कितनी जो मिनरल एलिमेंट्स हैं वो कितने इस्तेमाल होने चाहिए। और इसी के आधार पर एक रिपोर्ट ये बताती है कि इसके माध्यम से तकरीबन 11.9 मिलियन टन CO2 के उत्सर्जन को रोका जा सकता है। तो जाहिर तौर पर ये स्टील सेक्टर की बात हुई। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज पर बात करते हैं। तो अगला जो हमारा अनुप्रयोग है वो शहरी इमारतों में ऊर्जा बर्बादी को रोकने को लेकर है। यानी कि शहरी जो इमारतें हैं, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, वहां पर हम ऊर्जा की बर्बादी को AI का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से रोक सकते हैं। और इसको समझने के लिए हांगकांग का उदाहरण सबसे ज्यादा प्रमुख हो जाता है। क्यों? क्योंकि हांगकांग की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है और हांगकांग दुनिया भर में सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है और इसी वजह से यहाँ पर बहुत भारी भारी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। और हांगकांग में इमारतों में जो ऊर्जा का उपयोग होता है, उस ऊर्जा के उपयोग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन में हिस्सेदारी जो है उसकी वो 60% के आसपास है। यानी कि केवल इमारतों में ऊर्जा के उपयोग की वजह से 60% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हमें देखने को मिलता है। और इसी समस्या को देखते हुए हांगकांग की कंपनी है, एक स्टार्टअप है, उस कंपनी ने एक ऐप बनाया है। ऐप का नाम है न्यूरॉन। तो ये जो न्यूरॉन ऐप है ये मुख्य तौर पर 5G और IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है
और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये सबसे पहले ऊर्जा उपयोग का डेटा एकत्र करता है और फिर उस डेटा का विश्लेषण किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन के बाद ये सिफारिश दी जाती है कि ऊर्जा को बचाने के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। और ये जो सिफारिशें हैं ये क्षेत्र विशेष भी हो सकती हैं और एक बिल्डिंग स्पेसिफिक भी हो सकती हैं कि एक बिल्डिंग में ऊर्जा बचाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा सकते हैं। और रिपोर्ट ये बताती है कि इस पूरे ऐप की वजह से एक सामान्य बिल्डिंग में 10 से 30% तक ऊर्जा की बचत की जा सकती है। यानी ज़ाहिर तौर पर ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये तो बात हुई ऊर्जा को बचाने की। अब आगे बढ़ते हैं और अवैध शिकार को रोकने में एआई का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो इसका जो सबसे बेहतर उदाहरण होगा वो होगा राइनो यानी कि गैंडा। राइनो जो है वो अवैध शिकार की वजह से और निवास स्थान की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और दुनिया भर में इसकी जो आबादी है वो लगातार कम हो रही है। और वर्तमान समय में राइनो की जो स्पीशीज़ मौजूद भी हैं, उनमें से बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो लुप्तप्राय श्रेणी में आ गई हैं, यानी कि उनकी बहुत कम संख्या मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया भर में अभी भी व्यापक स्तर पर राइनोज़ का शिकार किया जा रहा है, गैंडों का शिकार किया जा रहा है, क्योंकि उनका जो सींग होता है, वो सींग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इसी शिकार को रोकने के लिए दक्षिण अफ्रीका की एक कंपनी ने एआई आधारित एक मॉडल विकसित किया है, एक ब्रेसलेट बनाया है, एक कंगन बनाया है, जिस कंगन में मुख्य तौर पर इस पूरे ब्रेसलेट को राइनोज़ के साथ जोड़ दिया जाता है और उसके बाद वो जो कंगन है, जो ब्रेसलेट है, वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है और जानवरों के व्यवहार में जो असामान्य परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों को जानने की कोशिश करता है। तो ऐसे में यदि कोई शिकारी जानवर के पीछे पड़ा हुआ है, तो ऐसे में ज़ाहिर तौर पर उस जानवर के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आएगा और उस व्यवहार परिवर्तन का जो पता है वो ये ब्रेसलेट लगा सकता है एआई तकनीक के माध्यम से। और इसके बाद अधिकारियों को उस पूरी व्यवस्था के बारे में, उस पूरी स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा और अधिकारी जो है वो शिकारी से बचा सकेंगे उस राइनो को। तो ये तकनीक जो है वो दक्षिण अफ्रीका की कंपनी द्वारा विकसित की गई है। तो ये तो इन तमाम एप्लीकेशंस की बात हुई कि दुनिया भर में पर्यावरण को बचाने के लिए, जीव विविधता को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए एआई का किस तरह से उदाहरण, किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है। तो ये तो प्रयोगों की बात हुई। तो ज़ाहिर तौर पर एआई के कुछ खतरनाक परिणाम भी हैं, तो उसके साथ कुछ अच्छे उपयोग भी हैं। तो हमें दोनों के बीच एक संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसके जवाब को लिखने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा सवाल है कि पर्यावरण के क्षेत्र में एआई के उपयोग पर चर्चा कीजिए और इसके अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। यानी सबसे पहले आपको बताना है कि किस तरह से पर्यावरण के क्षेत्र में एआई का उपयोग हो सकता है, इसका अनुप्रयोग क्या हो सकता है, इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वर्तमान समय में चैट जीपीटी जो है वो किस कंपनी के नियंत्रण में है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं, जिन खबरों पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।